जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के 51वें पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। पिछले भाग में आपने देखा कि डिफेंस कमेटी के आग्रह पर भगत सिंह दया याचना दाखिल करने पर तैयार तो हो जाते हैं, पर 20 मार्च 1931 को पंजाब के गवर्नर के नाम भेजे अपने पत्र में दया की मांग नहीं करते, बल्कि लिखते हैं, हमने सम्राट जॉर्ज पंचम के विरुद्ध युद्ध छेड़ा है, इसलिए हम युद्धबंदी हैं और हमें फांसी की जगह गोली से उड़ा दिया जाए। आखिरकार 23 मार्च 1931 का दिन आ गया। यह दिन इतिहास में अमर होने जा रहा था। मलविंदर जीत सिंह वड़ैच की पुस्तक भगत सिंह द एटर्नल रिबेल के अनुसार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च को ही फांसी दी जानी थी। हालांकि भ्रम ऐसा फैलाया गया था कि फांसी 24 मार्च 31 को होगी। और इसका सबूत है होम सेक्रेटरी पंजाब का भारत सरकार को 18 मार्च 1931 को भेजा टेलीग्राम। इसमें लिखा था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च को शाम 7 बजे फांसी दी जाएगी। इसकी जानकारी लाहौर में 24 मार्च को सुबह दी जाएगी। दोस्तों, जेल मैनुअल के रूल 872 सब रूल 1 के अनुसार फांसी केवल सुबह 7 बजे दी जा सकती थी, लेकिन अंग्रेजों ने सब नियमों को ताक पर रख दिया था। 23 मार्च को भगत सिंह का परिवार अंतिम मुलाकात के लिए जेल के दरवाजे पहुंचा। दादा सरदार अर्जुन सिंह, जिन्होंने अपने आंगन में स्वयं इस क्रांति का बीजारोपण किया था, जो नित्य यज्ञ करते समय वीर पुत्रों के लिए कामना किया करते थे, अपने जीवन की संध्या में अपने वीर पौत्र को मातृभूमि पर बलिदान होने से पहले अंतिम विदाई के लिए पहुंचे थे। दादी जय कौर, जो भगत सिंह को हमेशा भागों वाला कहकर बुलाती थी, आज अपने दिल को समझा नहीं पा रही थी। वीर प्रसूमा विद्यावती और आजादी के अथक अजेय सिपाही पिता सरदार किशन सिंह के साथ दोनों चाचियां हरनाम कौर और हुकम कौर भी आई थीं। इन्हीं चाचियों की गोद में पलकर भगत सिंह बड़े हुए थे। इनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। इन्होंने अपनी सारी ममता भगत सिंह पर न्यौछावर कर रखी थी। सभी के हृदय बैठे जा रहे थे। यह ख्याल ही उनको खाए जा रहा था कि आज के बाद उनका भगत अब उन्हें कभी नहीं मिलेगा। उधर महाराष्ट्र से राजगुरु की मां पार्वती और बहन गोदावरी भी आई थी। वे दोनों भगत सिंह के घर रुकी हुई थी। सुखदेव की मां रल्ली देवी भी अपने लाल से मिलने के लिए जेल के दरवाजे पर खड़ी थी। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह जेल कार्यालय में गए तो उन्हें बताया गया कि सिर्फ मां और पिताजी ही मिल सकते हैं, न दादा दादी मिल सकते हैं, न चाचियां। जब बाहर आकर पिताजी ने जेल प्रशासन का फैसला बताया तो सबको भारी धक्का लगा। दादा दादी को लगा मानो किसी ने उनकी वृद्ध देह से प्राण ही निकाल लिए थे। चाचियां यह सोचकर बेहाल हो रही थी, क्या भगत सिंह पर उनका अधिकार भगत सिंह की मां से कम है? उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था। भगत सिंह का बचपन तो मां से ज्यादा चाचियों की गोद में बीता था। आज सरकार कह रही थी कि भगत सिंह उनके लिए गैर है। वे सोच रही थी, क्या उनके मिलने से यह जेल टूट जाएगी या अंग्रेजी सरकार पर प्रलय बरस पड़ेगी? फिर वे अपने लाडले से मुलाकात क्यों नहीं कर सकती? घोर निराशा के साथ उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम दोनों ही मिलाओ। लेकिन उस दिन वहां वो होने वाला था जो इससे पहले कभी कहीं नहीं हुआ था। सरदार किशन सिंह ने कहा, अगर दादा दादी और चाचियां नहीं मिल सकती तो कोई नहीं मिलेगा भगत से। वीरेंद्र सिंधु अपनी पुस्तक युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे में लिखती हैं, सरदार किशन सिंह ने सारी उम्र जिस कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, पसलियां उखेड़ी हैं, बेटे की सूरत को आखिरी बार देखने के मोह में वे उसके सामने दीन नहीं हो सकते, सिर नहीं झुका सकते। अरबों मनुष्यों की दुनिया में कितने हैं जो इन घड़ियों में ऐसा निर्णय कर सकें, उस पर टिक सकें? उन्होंने मुलाकात करने से इनकार कर दिया। उनके इस इनकार से, मोह पर धीर की विजय से क्या स्वर्ग के देवता भी स्तब्ध नहीं रह गए होंगे? मोर ध्वज ने अपने बेटे की देह चीरकर पितृत्व का एक आदर्श प्रस्तुत किया था। वह बड़ी बात थी,
पर किशन सिंह ने अपनी जवानी से लेकर बेटे की आहुति तक जो कुछ किया, क्या वह इससे छोटी बात है? दोस्तों, आदर्श के लिए त्याग की यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। हद तो तब होती है जब भगत सिंह के परिवार के समर्थन में वीर राजगुरु की मां और बहन और सुखदेव की मां भी अपने लाडलों से मिलने से मना कर देती हैं। उस दिन भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव से परिवार की अंतिम भेंट नहीं हो पाई। वहां हजारों की भीड़ जमा थी। बात फैलते देर नहीं लगी। लोग उत्तेजित होकर नारे लगाने लगे। जेल के भीतर कैदी नारे लगा रहे थे। बड़ा ही रोमांचकारी दृश्य था। होश सिर्फ एक ही आदमी का जाग रहा था और वे थे सरदार किशन सिंह। उन्होंने विद्यावती जी से कहा, दोपहरी ढल रही है, भीड़ को यहां से हटाना चाहिए, नहीं तो गोली चल जाएंगी और एक भगत सिंह के साथ न जाने कितने भगत सिंह देने पड़ेंगे। उठो, जल्दी करो, एक एक पल कीमती है, पागल मत बनो, समझो कि तुम यहां से चलोगी तभी कोई यहां से हिलेगा। वीरेंद्र सिंधु लिखती हैं, भावुकता हारी, यथार्थ जीता। भगत सिंह के दादा दादी, चाचियां और माता पिता आगे आगे चले, पीछे पीछे भीड़ चली। वे चाहते थे लोग अपने घर जाएं, भीड़ तीतर बीतर हो, पर भीड़ का एक भी आदमी उनसे अलग होने को तैयार नहीं था। जुलूस चला जा रहा था, पर यह किसका जुलूस था? यह जुलूस था एक महान पिता के महान विवेक का, जो इस समय नगर के पुत्रों को बचाने के लिए उन्हें अपने पुत्र से दूर ले जा रहा था, जिससे उसका बेटा चुपचाप फांसी पर चढ़ाया जा सके और उसकी आहुति की आग और किसी को ना जलाए। जब चीफ वार्डर चरत सिंह को यह पता चला कि आज शाम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाएगी, तो वह भगत सिंह के पास गया और कहने लगा, बेटा, अब तो आखिरी वक्त आ पहुंचा है, मैं तुम्हारे बाप के बराबर हूं, मेरी एक बात मान लो, अब तो वाहे गुरु का नाम ले लो। भगत सिंह जोर से हंसे और कहा, आपकी इच्छा पूरी करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, अगर कुछ समय पहले आप कहते। अब जबकि आखिरी वक्त आ गया है, मैं परमात्मा को याद करूं तो वे कहेंगे कि यह बुज़दिल है। तमाम उम्र तो इसने मुझे याद किया नहीं, अब मौत सामने नजर आने लगी है तो मुझे याद करने लगा है। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैंने जिस तरह पहले अपनी जिंदगी गुजारी है, उसी तरह मुझे इस दुनिया से जाने दीजिए। मुझ पर यह इल्जाम तो कई लोग लगाएंगे कि मैं नास्तिक था, लेकिन यह तो कोई नहीं कहेगा कि भगत सिंह बुज़दिल और बेईमान भी था। और आखिरी वक्त मौत को सामने देखकर उसके पांव लड़खड़ाने लगे। दोस्तों, उस दिन एक और दिल को छू लेने वाली घटना घटी। हुआ यूं कि 23 मार्च को सुबह जेलर मोहम्मद अकबर भगत सिंह के पास गए और पूछा, आपकी कोई खास इच्छा हो तो बताइए, मैं उसे पूरी करने की कोशिश करूंगा। भगत सिंह ने कहा, हां, मेरी एक इच्छा है और आप उसे पूरा कर सकते हैं। जेलर ने कहा, बताइए। भगत सिंह बोले, मैं बेबे के हाथ की रोटी खाना चाहता हूं। जेलर ने कहा, किसी को आपके घर भेज देता हूं। भगत सिंह ने उसकी मुश्किल को आसान करते हुए कहा, मेरी बेबे यहीं जेल में ही है। हैरान जेलर ने पूछा, कैसे, कहां? भगत सिंह ने बताया, जेल का सफाई कर्मचारी बोधा जो हर दिन मेरी कोठरी से मेरा मल उठाता है, वही मेरी बेबे है। जन्म देने वाली बेबे ने यह काम मेरे बचपन में किया था और जेल में बोधा ने। मैं उसके हाथ की रोटियां खाना चाहता हूं। बोधा को बुलाया गया। जब उसने यह सुना तो वह रोते हुए कहने लगा, सरदार जी, मेरे हाथ ऐसे नहीं हैं कि उनसे बनी रोटी आप खाएं। भगत सिंह ने प्यार से उसके दोनों कंधे थपथपाते हुए कहा, मां जिन हाथों से बच्चों का मल साफ करती है, उन्हीं से ही तो खाना बनाती है। बेबे, तुम चिंता मत करो और मेरे लिए रोटी बनाओ। वीरेंद्र सिंधु लिखती हैं, उसने रोटी बनाई और भगत सिंह ने आनंद से अपने स्वभाव के अनुसार उछलते मटकते हुए खाई। दोस्तों, कुलदीप नैयर अपनी किताब शहीद भगत सिंह क्रांति में एक प्रयोग में लिखते हैं, जेल में राजनीतिक बंदियों को सुबह के वक्त कोठरियों से बाहर निकाल दिया जाता था और सूरज छिपने के बाद ही वापस अंदर आते थे।
लेकिन जब चरत सिंह शाम के करीब 4 बजे आए और उन्हें वापस अंदर जाने के लिए कहा तो वे सभी हैरान हो गए। उसने उनको यह नहीं बताया क्यों, उसने सिर्फ यह कहा कि ऊपर से ऑर्डर है। वे सभी उसकी इज्जत करते थे और उसे चरत सिंह जी कहकर पुकारते थे। एक एक करके वे सभी अपनी अपनी कोठरियों में चले गए। तभी उन्होंने देखा कि जेल का नाई बरकत एक एक कोठरी में जा रहा था। उसने फुसफुसाया कि आज रात भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी चढ़ा दिया जाएगा। बंदियों ने कहा, क्या वह भगत सिंह का कंघा, पेन, घड़ी या कुछ भी उनके लिए ला सकता था ताकि वे उसे यादगार के तौर पर अपने पास रख सकें? हमेशा मुस्कुराने वाला बरकत आज उदास था। वह भगत सिंह की कोठरी में गया और एक कंघा और पेन वापस लाया। सभी उस पर कब्जा करना चाहते थे, पर 17 में से 2 ही किस्मत वाले थे। कुलदीप नैयर आगे लिखते हैं, फांसी से 2 घंटे पहले भगत सिंह के वकील प्राणनाथ मेहता को उनसे मिलने की इजाजत मिल गई। भगत सिंह अपनी कोठरी में ऐसे आगे पीछे घूम रहे थे जैसे कि पिंजरे में एक शेर घूम रहा हो। उन्होंने मेहता का मुस्कुराकर स्वागत किया और पूछा, क्या आप द रिवॉल्यूशनरी लेनिन किताब लाए? जब मेहता ने किताब दी तो वे बहुत खुश हुए और तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे कि उन्हें मालूम था कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। मेहता ने उनसे पूछा, क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे? अपनी निगाहें बिना किताब से हटाए भगत सिंह ने कहा, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। मेहता ने पूछा, आज आप कैसे हैं? भगत सिंह ने कहा, हमेशा की तरह खुश हूं। मेहता ने फिर पूछा, क्या आपको किसी चीज की इच्छा है? भगत सिंह ने बताया, हां, मैं दोबारा इस देश में पैदा होना चाहता हूं ताकि इसकी सेवा कर सकूं। भगत सिंह ने मेहता से कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबू सुभाष चंद्र बोस ने जो रुचि हमारे केस में दिखाई है उसके लिए उन दोनों का धन्यवाद करना। प्राणनाथ मेहता राजगुरु से भी मिले। राजगुरु ने कहा, हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। सुखदेव ने मेहता से कहा, जेलर से वह कैरम बोर्ड वापस ले लीजिए जो आपने कुछ महीने पहले हमें दिया था। वीरेंद्र सिंधु युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे में लिखती हैं, लेनिन का जीवन चरित्र जो प्राणनाथ मेहता दे गए थे उसके अभी कुछ पन्ने ही पड़े थे कि उनकी काल कोठरी का ताला खुला। जेल अधिकारी ने कहा, सरदार जी, फांसी लगाने का हुक्म आ गया है, आप तैयार हो जाएं। भगत सिंह के दाहिने हाथ में पुस्तक थी। उन्होंने पुस्तक पर से बिना आंख उठाए बायां हाथ उन लोगों की ओर उठाते हुए कहा, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। कुछ पैराग्राफ पढ़कर भगत सिंह ने पुस्तक छत की ओर उछाल दी और उचक कर खड़े हो गए और कहा, चलो। सत्ताधारियों के चेहरे उदास थे, पर सत्ताहीन का चेहरा खुशी से दमक रहा था। वीरेंद्र सिंधु आगे लिखती हैं, भगत सिंह ने बहुत भाव विभोर होकर अपनी कोठरी को एक बार बहुत प्यार से निहारा। शायद बुद्ध ने घर छोड़ते समय अपनी सोई यशोधरा को भी ऐसे ही लाड से निहारा होगा। सुखदेव और राजगुरु भी अपनी कोठरियों से आ गए थे। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। अब भगत सिंह बीच में थे, सुखदेव उनके बाएं और राजगुरु दाएं। भगत सिंह ने अपनी दाईं भुजा राजगुरु की बाईं भुजा में डाल दी और बाईं भुजा सुखदेव की दाईं भुजा में। भगत सिंह ने गाना आरंभ किया, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। पलक झपकते ही तीनों स्वर एक हो गए। इस सम्मिलित स्वर में कंठों का माधुर्य था, हृदयों का सारस्य था, उल्लास की ऊंचाई थी। तीनों झूम कर गा रहे थे। वार्डर ने आगे बढ़कर फांसी का काला दरवाजा खोला। भीतर लाहौर का अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर खड़ा था। भगत सिंह की आंखों में खुशी की शांति थी, होठों पर मित्रता की मुस्कुराहट और आवाज में एक राष्ट्र पुरुष जैसी गंभीरता। भगत सिंह बोले, वेल मिस्टर मैजिस्ट्रेट, you are fortunate to be able today to see how Indian revolutionaries can embrace death with pleasure for the sake of their supreme ideal. अर्थात
मजिस्ट्रेट महोदय, आप भाग्यशाली हैं। आज आप अपनी आंखों से यह देखने का अवसर पा रहे हैं कि भारत के क्रांतिकारी किस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक अपने सर्वोच्च आदर्श के लिए मृत्यु का आलिंगन कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर भगत सिंह के स्वर, शब्द और स्वरूप में व्याप्त सच्चाई से प्रभावित होकर पानी पानी हो गया। भगत सिंह और उनके साथी फांसी मंच की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। सचमुच इस मंच ने ऐसे पैर कभी नहीं देखे थे, जिनमें न कंपकपी थी, न लड़खड़ाहट, और जो तरुणाई की संपूर्ण मचमचाहट के साथ वहां आ गए थे। 3 फंदे लटक रहे थे। कुलदीप नैयर लिखते हैं, वे अलग अलग लकड़ी के तख्तों पर खड़े थे। भगत सिंह बीच में थे। हर एक के गले में रस्सी का फंदा कसकर बांध दिया गया। उन्होंने रस्सी को चूमा। उनके हाथ और पैर बंधे हुए थे। जल्लाद ने रस्सी खींच दी। पैरों के नीचे से लकड़ी के तख्ते हट गए। यह एक जालिम तरीका था। जेल के एक अफसर पर ऐसा असर हुआ, उसने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। उसे उसी समय नौकरी से निलंबित कर दिया गया। दोस्तों, जेल सुपरिंटेंडेंट और उसके डिप्टी ने डेथ सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर किए। भगत सिंह के डेथ सर्टिफिकेट के अनुसार 23 मार्च 1931 सोमवार के दिन शाम के 7 बजे उन्हें फांसी दी गई। पूरे 1 घंटे तक उनके शव फंदों पर लटकते रहे और इस तरह भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव खुशी खुशी भारत माता पर अर्पित हो गए। जेल का हर जंगला, जेल में बंद अन्य सब कैदियों के इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारों से टकरा रहा था। आज इस कहानी को यहीं विराम देते हैं। कल बात करेंगे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मृत देहों के साथ अंग्रेजों ने क्या अमानवीय, अपमानजनक और क्रूर व्यवहार किया था उसकी। निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे शहीद आजम भगत सिंह के साहस और महान बलिदान की पुण्य गाथा जन जन तक पहुंच सके। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अपने सुझाव, अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। जय हिंद, जय भारत।